Yes, all of you. हाँ, तो हम आपको पिछली बार हम आपको 2 वीडियो में आपको त्रिभाषा आपका जो होगा आपका सूत्र के बारे में हम आपको बताए थे। ग्वालियर आयोग के बारे में कहाँ से वह कैसे होता हुआ आपका वो बाहर आया है ना। तो ये क्या है कि पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि आपका ये जो त्रिभाषा आपका जो सूत्र है ये क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि त्रिभाषा सूत्र से मतलब है 3 भाषाओं का एक सूत्र, यानी कि फॉर्मूला। और यहाँ पर आज हम आपको जो बताने वाले हैं वह है आपका त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण। अच्छा, तो जब हम अपने इस त्रिभाषा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है इस भाषा के माध्यम से कि एजुकेशन का जो फुल जो आपका माध्यम जो है वह मातृभाषा ही होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज कि एजुकेशन का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा ही एजुकेशन का माध्यम आपका होना चाहिए। दूसरी आपकी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपका जो देश है भारत देश जो है, भारत देश में मतलब कई सारी भाषाएं और यहाँ पर लोक भाषाएं, जन्म भाषाएं, बहुभाषी देश है। जितने सारे लोग, इतने सारी बातें और इतनी सारी बातें, इतने सारे लोग और उतनी सारी भाषाएं भी कही जाएंगी, इतनी सारी आपकी भाषाएं भी कही जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ के आपके संपर्क भाषाओं के माध्यम से, यहाँ पर हम आपकी संपर्क भाषाओं के माध्यम से अपनी मातृभाषा को सबसे सही और सबसे उच्चतम ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ की जो आपके संपर्क में हम जिस भाषा के द्वारा व्यक्तियों से हमारा संपर्क हम स्थापित कर सकते हैं वह भी मातृभाषा के सिवा दूसरी कोई भाषा नहीं हो सकती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि भारत की, चाहे वह आपकी प्रादेशिक भाषा हो, चाहे वह संपूर्ण भारत की संपूर्ण भाषा हो, संपूर्ण देश की, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि पूरे देश की अगर हम एक भाषा की बात करें तो वह केवल वह भाषा होनी चाहिए जिस भाषा में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर बोलते हों, और वह भाषा मात्र एक ही समझी जा सकती है और वह है आपकी देवनागरी यानी आपकी हिंदी। अच्छा, फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट आपका ये क्या है कि अंग्रेजी जो है वह संपूर्ण विश्व की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये बात यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो व्यक्ति कहते हैं कि पूरे सभी विश्व की अगर हम भाषाओं की अगर हम वो करें, बात करें, तो वह आपकी अंग्रेजी है। और
अंग्रेजी के बिना भारत देश के बारे में विचार करना एक बहुत बड़ी बात है ना। और यहाँ के बहुत से वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट आपके लोग हैं, जो इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के बिना भारत का कोई भी कार्य संभव ही नहीं है ना। तो वह ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को जो है वो पूरे देश में संवैधानिक तौर पर बोल देना चाहिए कि यही भाषा में अब बात की जाएगी और यही भाषा अब एजुकेशन के तौर पर भी बालकों को दी जाएगी। अच्छा, पॉइंट आपका कहता है 5 कि वो लोग जिनकी मातृभाषा आपकी हिंदी नहीं है ना। क्या कि आप यूं कहिए कि जो भी बालक आपका बंगाल में होगा तो वहां की मातृभाषा आपकी होगी बंगाली होगी। कोई भी बालक आपका अगर गुजरात में होगा तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी, और भी कोई बालक अगर पंजाब में होगा तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। तो वह कहते हैं कि जिन प्रदेशों में स्थानों पर मातृभाषा के तौर पर देवनागरी नहीं है, वहां भी माध्यमिक स्तर पर देवनागरी हिंदी को ही 3 भाषाओं के रूप में कम से कम 3 भाषाओं को ज्ञान देना चाहिए। और आपका पॉइंट नंबर 6 है कि जिन व्यक्तियों की मातृभाषा पहले से ही हिंदी है वह फिर बाद में 2 भाषाओं का ही ज्ञान प्राप्त पाएंगे कर, चाहे वह आपकी अंग्रेजी हो चाहे वह आपकी संस्कृत हो। तो वहां पर क्या है कि जिन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है वहां पर किसी तीसरी एक और भाषा को लागू कर देना चाहिए, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ में, चाहे वो कोई भी एक भाषा, चाहे वो आपकी तमिल, आपकी मलयालम, आपकी असमिया, आपकी भोजपुरी, आपकी किसी भी एक भाषा को लागू कर दें ताकि 2 भाषाओं के साथ में या उस बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर आपका जो 7 है, 7वां जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट आपसे ये कहता है कि वह दूसरी भाषा जो हम उन 2 भाषाओं के साथ में हम जिसको संवैधानिक तौर पर लागू करने की बात हमने जो बोली है वह भाषा कोई चौथी हो। चौथी से मेरा तात्पर्य है उन लोग, उर्दू हो, तमिल हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, लेकिन वह संस्कृत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सब हमने 7वां-8वां पॉइंट आपके हमने जो देखे सुने, तो अब यह बात आई कि हमें इन मूल धारणाओं पर अगर हम ध्यान दें तो केवल प्राथमिक 3 धारणाएं, जो पहले जो 3 पॉइंट बताए थे कि पहला तो आपकी मातृभाषा माध्यम हो, दूसरा भारत बहुभाषी देश है तो यहाँ पर संपर्क भाषा भी मातृभाषा हो, और तीसरा जो है कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है वहाँ पर किसी दूसरी भाषा को लगाना है। तो केवल यही 3 पॉइंट आपके देखने में वैध मालूम पड़ते हैं, मान्य मालूम पड़ते हैं, बाकी के और कोई भी पॉइंट हमको ऐसा नहीं दिखाई देता। क्योंकि अगर हम भाषा को पढ़ाने की बजाय अगर हम बालक पर यह जिम्मेदारी के तौर पर, बंदिश के तौर पर हम उसे ये बताएंगे तो बालक को वह भाषा सीखने में बहुत ही दिक्कत होगी, और वह क्या कहते हैं कि भाषा को सीखने का जो आनंद है वह या बालक को प्राप्त नहीं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमको अनिवार्य भाषा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही लागू करनी चाहिए, वरना और कोई भाषा भारत में पूरे देश की भाषा बनने के
योग्य प्रतीत होती दिखाई नहीं देती है। और हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरे देशों द्वारा जो फैलाया हुआ जो आपका जाल है, वह जाल ये बोलता है कि अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है, विश्व भाषा है, जबकि हमको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे विश्व में 206 से ज़्यादा देश हैं और उन 206 या 252 जितने भी देश हैं उनमें सिर्फ 12 देशों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। और भी कई ऐसे देश हैं कि जो स्वयं की मातृभाषा में ही अपना सारा काम करते हैं और वह देश अपनी स्वयं की मातृभाषा में काम करने के बावजूद भी आज बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं और बहुत ज़्यादा प्रगति के पथ पर बने हुए देश हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे हम का रूस है, वहाँ की जो भाषा आपकी रूसी है, जापान है, जापान की भाषा आपकी जापानी है, चीन है, चीन की भाषा आपकी चीनी है ना, म्यांमार है, वहाँ की भाषा आपकी वो है ना। तो जिन देशों की मातृभाषाएं पहले से ही वही हैं, तो वैसे में 82 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश चीनी अंग्रेजी भाषी नहीं है। वो ये तो 82 करोड़ की जो जनसंख्या बहुत पहले की उन्होंने अभी तो बहुत हो चुकी है, तो वह भी नहीं है। और भी जो जापान वगैरह है वहाँ भी नहीं है। तो वहाँ पर अपनी हिंदी स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद ब्रिटेन की ने जब उसको राजभाषा के तौर पर लागू करने की बात कही, तो भारत में ही ऐसे कई लोग थे कि जो कि स्वभाव से पैदाइश से भारतीय थे, लेकिन अपने काम से और अपने विचारों से पूर्ण रूप से अंग्रेज थे। और वह ही आपके स्वतंत्रता के बाद के लोगों ने केंद्र से कहा कि काम अंग्रेजी में नहीं अच्छा चलेगा, आपको हिंदी लागू करनी चाहिए। परंतु केंद्र के माइंड में अंग्रेजी भाषा ही बनी रही। और 5वीं मूल धारा भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि अगर विदेशी भाषा को वैकल्पिक अगर हम उसमें लेंगे रूप में, तो भारत की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का फिर क्या होगा। फिर तो ये त्रिभाषा के जो सूत्र हम आपको दे रहे हैं, यह सूत्र भी फिर कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, 5वीं आपकी जो मूल धारणा है वह यह वाली मान्यता पर डिपेंड करती है कि अंग्रेजी जो है वह निवार्य भाषा के तौर पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर हिंदी भाषी नहीं, जो कि हिंदी तक नहीं समझते, वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को पहुँचाना एक बहुत बड़ी भारतीयों के लिए भूल साबित हुई। अच्छा, अंग्रेजी की बात हम करें तो अंग्रेजी को हम भारत से बाहर जो लोग काम करना चाहते हैं, तो वह लोग तमिल, तेलुगु और मलयालम को पढ़कर अपना कौन सा वो करेंगे काम, है ना। तो कहने का मतलब है कि आगरा के लोग, बरेली के लोग, कानपुर के लोग, वाराणसी के लोग, एटा के लोग, परसौन के लोग, अमापुर के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन भाषाओं को सीख करके क्या उनको हासिल होगा, क्योंकि ये केवल इसी देश में रहेंगे और ये हिंदी भाषी प्रदेशों में है, तो वहाँ पर भी यार इन भाषाओं के लिए कोई मतलब महत्व नहीं है। तो यहाँ पर है कि प्रश्न आपका यही सामने आता है कि तमिलनाडु में अगर हिंदी भाषा का विरोध किया जाता है तो क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि अगर आपके कन्नड़ में हिंदी का अगर एक विरोध है तो क्यों है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ के जो लोग हैं, तमिल के लोग तमिल पढ़ना चाहेंगे, गुजरात के लोग गुजरात पढ़ना चाहेंगे, मलयालम के लोग मलयालम पढ़ना चाहेंगे। जिस हिंदी भाषी प्रदेशों से बाहर के
में क्यों अपना काम करना चाहेंगे। तो कहने का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य यह है कि हिंदी आपकी संपर्क भाषा है और केंद्रीय आपकी सरकार है, केंद्रीय सरकार के कामकाज की भाषा भी हिंदी ही है। तो देश के बालक माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर उन बालकों को हिंदी भाषा में ही ज्ञान देना चाहिए या फिर उन बालकों को हिंदी के माध्यम से ही उनको ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए और जिससे कि वह मातृभाषा हिंदी में जब अपना कार्य करेंगे रहेंगे तो वह जो कार्य है वह सभी कार्यों से भिन्न होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पर आपके हिंदी भाषी प्रदेश आपके नहीं हैं, वहाँ मातृभाषा और हिंदी का धन केवल संवैधानिक और सैद्धांतिक तौर पर अनिवार्य किया जा सकता है, किंतु माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान वहाँ भी लोगों को देना चाहिए। और चाहे फिर वह बिहार रहे, गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, पंजाब रहे, तो वहाँ की जो भाषाएं हैं वो भी उनको बालकों को ज्ञान में दी जाए, लेकिन साथ ही साथ हिंदी को भी उन्नति और प्रगति के तौर पर बढ़ाना चाहिए। अच्छा, त्रिभाषा सूत्र के मूल में 7वीं धारा में आपने संस्कृत भाषा का विरोध उन्होंने कर दिया। मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 7 बताया था वह कहता है कि वह भाषा की संस्कृत ना हो, क्यों ना हो भाई, जबकि संस्कृत इस देश की सबसे बड़ी और प्राचीन और पौराणिक और वेदांतक भाषाओं के तौर पर गिनी जाती है। सन 1950 अब आपका 1956 में डॉक्टर आपने सुनील कुमार साहब, डॉक्टर सुनील कुमार साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और वह आपका संस्कृत आयोग है ना। तो वह 1956 में बना और 1957 में 1 साल बाद ही वह त्रिभाषा सूत्र के आयोग को उसने यह पत्र प्रतिवेदन किया कि त्रिभाषा सूत्र के साथ में त्रिभाषा सूत्र के साथ में मातृभाषा के साथ पाठ्यक्रम के तौर पर देववाणी भाषा को भी मान्यता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यह ही एक ऐसी भाषा है कि जिनसे भारतीय समाज अपने आप को पहचान सकता है। और द्वितीय भाषा अगर आपकी देववाणी संस्कृत होगी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, तो फिर हमको संस्कृत और हिंदी के बारे में ज़्यादा हमको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यह किसी भी प्रकार से कोई भी विभाजनकारी और साम्यवादी जातिवादी किसी भी बात का यह हमको प्रदर्शन करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि त्रिभाषा के तौर पर हमको भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान करनी चाहिए, है ना। तो यहीं तक ये आपका पॉइंट था। हम बात आपकी करेंगे कि यार इस देश में अगर कोई भाषा कामयाब हो सकती है तो वह सिर्फ हिंदी ही कामयाब हो सकती है। यही आपका त्रिभाषा जो भी आपका संपूर्ण सूत्र है यही बात कहता है। और इस पूरे पाठ में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमने आपको जो डेट्स बताई हैं 1927
1935 स्वतंत्रता से पहले की, उसके बाद की, और बहुत सारी जो आपको हमने बातें जो बताई। आपको क्या करना है कि कौन से आयोग ने कब किसका प्रतिनिधित्व किया, आयोग द्वारा जो भेजा, वह भी आपको सब त्रिभाषा के तौर पर, और वो डेट्स आपको याद करनी है और आपको आयोगों के नाम याद करने हैं और आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना है। यह आपका टॉपिक नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में अंतिम पॉइंट जो आपका बचेगा वह मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, यू एंड योर होम एंड योर फैमिली। थैंक्स।